बराबर होगा और राज्य ऐसी नीति निर्धारण करे कि जब बंटवारा हो संसाधनों का तो इक्वल ट्रीटमेंट सभी लोगों के साथ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जैसे एक जो प्रावधान है वो क्या है, फ्री लीगल एड का, निःशुल्क विधिक सहायता, इस चीज को भी लगभग हर स्टेट ने इनकॉर्पोरेट किया है। आप देखते हैं कि भाई जो व्यक्ति कोई कोर्ट में खड़ा है या मैं तो कहूंगा मुलजिम भी है जिसके ऊपर आरोप भी है, और इफ ही कैन नॉट अवेल द लीगल फैसिलिटी फॉर हिमसेल्फ, अगर वो अपने लिए व्यवस्था नहीं कर सकता है किसी वकील की या उसकी, तो आपको मैं बता दूं कि ये भी एक प्रावधान है कि राज्य अपने खर्चे पर उसके लिए जो है विधिक सहायता जो है मुहैया कराएगा और उसको वकील उपलब्ध कराएगा। एक सिंपल सी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम स्वराज्य की जो स्थापना है, जो गांधी जी का एक आदर्श राज्य की जो स्थापना के पीछे एक मॉडल था कि हर राज्य में डेमोक्रेसी जो है, जिसको हम बोलते हैं प्रजातंत्र जो होता है, वो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए, नीचे के लेवल पे भी होना चाहिए। और ये चीज हमारे संविधान में आर्टिकल 40 के अंदर दी गई है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत। तो इसमें आप देखते हैं कि ग्राम स्तर तक जो है चुने हुए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो राज्य की नीतियों को और अपने गांव की नीतियों को जो है उनके कार्यों को संपादित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो माना जाता है कि भाई लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उनके व्यवहार से जुड़ी हुई है ना, उनको एक ऐसा मॉडल जो है सेटअप दिया जाए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर लिविंग मान लिया जाए। ठीक है। तो ये भी राज्य का एक कर्तव्य बन जाता है कि सभी के लिए वातावरण हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सभी अच्छे से मुहैया कराना, हर इंसान तक उस चीज की पहुंच होनी चाहिए। और ऐसा मार्गदर्शन जो दिया गया, इसको ज्यादातर स्टेट्स आप लोग देखते हैं कि भाई जो स्कीम्स हैं, हमारे राजस्थान में तो काफी साल से निःशुल्क दवा योजना वगैरह भी चल रही है। तो ये सारी जो है ये चीज उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। ठीक है। फिर एक चीज आती है राइट टू वर्क है, कार्य करने का सबको मौका दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पे नरेगा में आप लोगों ने देखा है कि जो स्कीम है उसमें सभी लोगों को रोजगार मुहैया कराने का जो है किया गया और उसकी बेसिस पे कई लोगों को कार्य जो है मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद ये माना जाता है कि जो कार्य हैं उनमें इक्वल पार्टिसिपेशन अगर रहेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इक्वल अगर कार्य करेंगे तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनको इक्वल जो वेजेस, उनकी तनख्वाह या मैं कहूँ मजदूरी वगैरह जो है वो इक्वली दी जाएगी। और इस बेसिस पे आप लोगों को पता है कि रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक फेमस लीडिंग केस भी आया था, जिसमें लिखा गया था, जिसमें यही कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इक्वल कार्य है तो उसका इक्वल वेज और इक्वल उसका मेहनताना जो है दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ये संविधान का आर्टिकल 44 है, इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, समान नागरिक संहिता। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, चाहे मैं कहूँ सरला मुद्गल वाला मामला हो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला हो, चाहे जॉन वेलेथलम का मामला हो, कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार रिटेलिएट किया, बार बार कहा कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, वो इस वक्त की आवश्यकता है और ये देश में लागू हो जाना चाहिए। ठीक है। इसका पर्पज सिर्फ इतना होता है कि भाई जो जन्म से लेके और इंसान का जो एंड होता है ना, डेथ जो होती है, तो आप देखते हैं कि जन्म से लेके और एक डेथ तक में सारा सिस्टम्स जो है, जैसे बर्थ हुआ, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट हुआ, डेथ सर्टिफिकेट हुआ, उसके बीच में जो भी सिस्टम्स जो होते हैं, चाहे वो मैरिज के हैं, चाहे अडॉप्शन के हों, मेंटेनेंस के हों, तो इसमें सिस्टम ये है कि सभी के लिए एक समान जो है कोड बना दिया जाए और इसके ऊपर चर्चाएं जो है हमारे देश के अंदर भी जारी है। ठीक है। उसके अलावा एक चीज आती है, हम जहाँ पे बोलते हैं एजुकेशन, शिक्षा हर राज्य के लिए मैं कहूँ उसके मॉडल गाइडलाइन में या हर सरकार की नीति में आप लोगों को पता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ना, एजुकेशन। तो ये जो आपका जो बच्चों को मूलभूत जो एजुकेशन देने का जो अधिकार है, चाहे वो 6 साल तक के बच्चों का है या फिर अभी जो आप जो देखते हैं राइट टू एजुकेशन वाला जो एक आया है,
दिस थिंग हैज बीन टेकन फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये वो गाइडलाइन ही थी जिसको जो है राज्य ने अपने अधिकारों के रूप में लिया और इसको एक तरह से फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में लाके खड़ा किया। ठीक है, उसके बाद यही कल्याणकारी जो नीतियां हैं या नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें एक चीज और भी आती है कि जो हमारे समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनके लिए नीतियां बनाई जाए, इनके उत्थान के लिए कार्य किया जाए। तो आप लोगों को भी बताया कि जो सारे देश में जो सारी सरकारें ले लो, चाहे गवर्नमेंट ले लो, ये सभी इन प्रकार की नीतियों को इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, बालकों के लिए, तो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए काफी सारी स्कीम्स जो हैं आप देखते रहते हैं, आए दिन आती रहती है, ताकि जो कमजोर वर्ग हैं समाज के वो भी आगे आ सकें और मेन स्ट्रीम में जो है इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो ये चीज भी हमने कहाँ से उठाई है, हमारे नीति निर्देशक तत्वों से ही उठाई है। उसके बाद क्योंकि खेती उस समय जो है जब हमारा संविधान बना और आज भी एग्रीकल्चर हो, चाहे खेती हो, खेती के जो सिस्टम्स हो, इन चीजों को लेके भी उस समय काफी कंसर्न हुआ करता था और आज भी है। तो खेती को भी नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया कि भाई राज्य जो है ऐसी नीतियां बनाए, ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करे कि जिससे जो है एग्रीकल्चर जो है वो काफी फोल्ड डेवलप हो, उसका एक्सपेंशन हो, जो इसमें लोग जो कार्य कर रहे हैं या जो सिस्टम्स हैं ये काफी अच्छे डेवलप हों, ताकि हमारा देश भी जो है एक विकासशील से विकसित देशों की तरफ आ सके। तो सारी सरकारें जो है समय समय पर इन चीजों के लिए काम करती रहती है। फिर एक चीज आती है हमारे यहाँ पे, आज भी जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है और हमेशा से रहा है, वो क्या है, पर्यावरण सुरक्षा। तो ये उम्मीद उस समय भी की जाती थी, आज भी उम्मीद की जाती है, जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों में है कि भाई पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों को स्टेप उठाना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम लोगों को नियम बनाना चाहिए। तो आपने देखा कि पूरे विश्व में चाहे जितनी भी संधियां होती है, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे दुनिया के किसी और भी कोने में हो, चाहे हमारे देश में ही हो, तो पर्यावरण नीति हमेशा जो होती है मेन स्ट्रीम में रहती है। ओके, और हर राज्य अपनी अपनी पर्यावरण नीतियां, खनिज नीतियां अपनी हर थोड़े थोड़े टाइम में जो है अडॉप्ट करता रहता है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नए नए पॉलिसी और नियम लाता रहता है। ठीक है, उसके अलावा ये माना जाता है कि भाई जो न्यायपालिका है या कार्यपालिका है या हमारा प्रशासनिक विभाग है, इनके बीच में जो एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप होना चाहिए, वो रिलेशनशिप बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक सिस्टम डेवलप किया गया कि हर जो अंग है, चाहे वो कार्यपालिका है चाहे न्यायपालिका है, ये आपस में जो है अलग अलग अपने क्षेत्र में काम करें और इसी हिसाब से एक साथ जो है अपने सिस्टम्स को डेवलप करें। कोई एक संस्था किसी दूसरे की वर्किंग में इंटरफेयर ना करे और स्वतंत्रता से एक जो बॉडी है, एक जो पिलर है वो कार्य करे और दूसरा जो है उसको कोऑर्डिनेट करे, उसकी सहायता करता रहे। इस तरह से हम एक लोक कल्याणकारी जो है राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इसी के अंदर अंतरराष्ट्रीय, देखिए आप एक बहुत कितना बड़ा विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। उन्होंने उस समय ये सोच लिया था कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, ये गौरव अमेटा, यार आप या तो कहीं बैठ जाइए क्योंकि आप बिल्कुल ही बार बार मुझे इंटरेक्ट होता है तो मेरा क्या फ्लो डिस्टर्ब होता है, या आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए या फिर आप एक जगह बैठ जाइए प्लीज, है ना, क्योंकि बार बार आप क्या मूवमेंट करते हैं और मेरा जो कंसंट्रेशन आपके ऊपर जा रहा है। देख रहे हैं आप गौरव? या आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए। चलिए ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, फ्लो जो होता है वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है because we are not in habit to discuss this mode of teaching. Okay, so if anybody interferes और कोई movement बार बार करता रहता है तो it affects. ठीक है,
तो हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मैं बात कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी हमारे राज्य के स्तर पर कितना इम्पोर्टेंस दिया गया था उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, जो आज भी इम्पोर्टेंस है कि भाई जो फॉरेन में जो भी ट्रीटीज होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो भी मामले होंगे, हमारा देश या अगर हमारा विदेश विभाग या केंद्र सरकार कोई भी नीति अगर फॉरेन की अडॉप्ट करती है तो ये राज्य का भी एक बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि वो उन सभी चीजों को अडॉप्ट करें और उनको लोक कल्याण के लिए उन चीजों की तरफ काम करें। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो चाहे वो विधिक लीगल फील्ड हो, चाहे वो आर्थिक रूप के मामले हों, चाहे वो सामाजिक रूप के मामले हों, चाहे मैं कहूँगा शिक्षा हो, चाहे पिछड़े वर्गों की बात हो, ये सभी चीजें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर समाहित की गई है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप एक जो कोट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उनका एक कोट बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज में। वो कहते हैं कि भले ही ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये बाध्यकारी नहीं है राज्य के ऊपर, हाँ डिपेंड करता है कि राज्य जो है वो अपने संसाधनों के हिसाब से भाई एजुकेशन की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोक कल्याणकारी स्कीम्स कैसी होनी चाहिए, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, वनों के लिए क्या नीतियां होनी चाहिए, कृषि के लिए क्या नीति होनी चाहिए, सब डिपेंड करता है अलग अलग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस संसाधनों के ऊपर। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हाँ भले ही ये चीज बाध्यकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी सरकार इन सभी मॉडल गाइडलाइंस को या नीति निर्देशक तत्वों को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करने में फेल हो जाती है तो उसे अपनी जनता को कल को आंसर देना होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स दी पब्लिक। जब वो फिर से चुनाव में जाएंगी तो इन सभी मुद्दों के ऊपर जो है जनता सवाल करेगी, जनता क्वेश्चन करेगी। और ऑल्दो ये एक मैंडेटरी चीज नहीं है, ऑल्दो कंपेल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके ऊपर उनको आंसर देना पड़ेगा। और अगर वो इन पॉइंट्स पे फेल होती है तो जनता जो है अपना निर्णय कुछ भी सुना सकती है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट एक कोट है डॉक्टर अंबेडकर का। उन्होंने बहुत सारगर्भित तरीके से इस चीज को समझाया, उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस आप इस चीज से समझ सकते हैं। ओके, तो ये तो था इम्पोर्टेंस ऑफ नीति निर्देशक तत्व। अब बात एक नई जो चल पड़ी है वो ये चल पड़ी है क्योंकि देखिए मूल अधिकार जो है वो बाध्यकारी हो जाते हैं और नीति निर्देशक तत्व एक आदर्श गाइडलाइंस है, ये माना जाता है कि वो कंपेल नहीं किया जा सकता। तो कई बार क्या होता है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है कि भाई मूल अधिकार सुपीरियर रहेंगे या फिर आपके जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वो सुपीरियर रहेंगे। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, देखिए क्योंकि अगर समान चीजें हैं, जैसे सामाजिक मामला कोई ऐसा है जिसमें नीतियां भी बनानी है और कोई इसमें मूल अधिकार भी आपका टकराया या ऐसा कुछ हुआ, तो हमारे यहाँ पे कई बार ऐसे मामले आए। इससे सबसे पहले मैं कहूंगा कि केशवानंद भारती के केस में भी एक बार ये चीज आई कि भैया कौन सुपीरियर है। तो माना ये जाता है कि सारे केसेस में हमेशा ये माना गया कि ये जो दोनों अंग हैं, चाहे वो आपके मूल अधिकार हैं चाहे हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, बोथ आर एसेंशियल थिंग्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। तो हम ये नहीं मान सकते कि भाई इसको अलग कर दिया या उसको अलग कर दिया। हम ये मान के चलेंगे कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य बिठाएंगे और दोनों के हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन वाली जो थ्योरी होती है, एक हार्मनी, मेल जोल, सामंजस्य वाली जो ट्यूनिंग है, ऐसे बिठा के न किसी को कमतर न किसी को अधिक देने का, बल्कि दोनों को जॉइंटली लेके बैलेंस करके दोनों को साथ चल के आगे बढ़ने का अगर हम काम करेंगे तो राष्ट्र का निर्माण जो है ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि ये नीतियां जो हैं ये भी एक बहुत अच्छी नीतियां हैं, अच्छी गाइडलाइंस दी गई है, ठीक है। और इसमें एक केस और है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दुरई राजन का, ठीक है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दुरई राजन, ठीक है। सबसे पहला केस तो हमने लिया कौन सा, केशवानंद भारती का, जिसमें ये कहा गया कि नहीं, सामंजस्य वाली थ्योरी ही सूटेबल रहेगी। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दुरई राजन के केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं भैया, आप इन चीजों को एक दूसरे, इन दोनों जो मूल अधिकार हैं और आपके नीति निर्देशक तत्व है, इनको अलग अलग मान के मत चलो, दोनों को साथ लेके चलो,
साथ में कोऑर्डिनेट करो, कुछ चीजें राज्य को बाध्यकारी नहीं होते हुए भी राज्य बाध्यकारी समझे उनको अपनी नीतियों में डालने के लिए, और कुछ चीजें जो है आपके मूल अधिकारी को बचाते हुए, और ऐसी एक नीतियां बनाई जाए कि जिनसे दोनों कोऑर्डिनेशन में काम हो सके। ठीक है, यही चीज फिर से स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह की केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कही। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह की केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, दोनों में से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है, बट दोनों का एक बैलेंस, दोनों का एक सामंजस्य संतुलन जो है भारतीय संविधान के लिए जरूरी है, आवश्यक है। तो इन दोनों चीजों को आप लोग अपने साथ लेकर चलते रहिए। इम्पोर्टेंस इक्वली, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मूल अधिकारों को भी आप उतना ही वेटेज देंगे, फंडामेंटल राइट्स को भी उतना ही वेटेज देंगे, और साथ में नीति निर्देशक तत्वों को भी उतना ही वेटेज देंगे, और दोनों मिलकर नीति निर्देशक तत्वों को भी प्रभावी कानून में लाकर और उनको भी इम्प्लीमेंट कराया जाना चाहिए, और होता भी है, उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। और हर जो गवर्नमेंट में कहता हूँ वो अपनी स्कीम्स जो लाती है, वो मॉडल आइडियाज जो है वो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें जो है वो इसी नीति निर्देशक तत्व के अंदर से समझ में आती है, यहीं से ली जाती है। यही सारे, चाहे आप हेल्थ के इश्यूज ले लो, चाहे आप मेडिकल के इशू ले लो, चाहे आप शिक्षा के ले लो, चाहे आप आपके ये कृषि से संबंधित ले लो, चाहे आप आपके जो संसाधन है हमारे राज्यों के उसके ऊपर ले लो, सारी नीतियां जो होती है ऑलरेडी ली इन्हीं चीजों से जाती है। अभी क्या हो रहा है? अभी नया एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है, और वो क्या नया ट्रेंड डेवलप हो रहा है कि धीरे धीरे जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो चीजें दी गई हैं, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो चीजें दी गई है, इनको धीरे धीरे न्यायालय के द्वारा एक ऐसा अमली जामा पहनाया जाने लगा है कि ये एक मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल होते चले जा रहे हैं। कौन? आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब क्योंकि ये मॉडल गाइडलाइन है, ये कहा जाता है कि राज्य इन चीजों को ले, टेकअप करें और इनके ऊपर नीतियां बनाए। अगर कोई राज्य फेल होता है ऐसी नीतियां निर्धारण करने में, तो सबसे पहले कहाँ जाया जाता है? कोर्ट में अप्रोच किया जाता है, और फिर न्यायालय जो है वो इन लोक कल्याणकारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको टेकअप करके क्या कहता है? यस, ये आवश्यक है, इसको भी मूल अधिकार से अलग नहीं समझना चाहिए, और इसके बारे में राज्य को कार्य करना चाहिए। ठीक है, अभी आप देखते हैं कई बार, देखिए अभी कल परसों न्यूज़पेपर में ही था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर देश में ऐसी स्थिति है कोरोना को लेकर तो हम चुप नहीं बैठ सकते हैं, आप हमको प्लान ऑफ एक्शन दीजिए अपना, किस तरीके से आप कार्य करेंगे, क्या आपका नीति रहेगी, क्या रहेगा। सो दिस इज व्हाट कि अब जो नया ट्रेंड जो सेटअप हुआ है वो क्या रहा है? वो रहा है कि भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कैसे कन्वर्ट होने चले हैं, मूल अधिकारों के श्रेणी में जाने लगे हैं, और कई बारी तो उनके साथ या उनसे ऊपर चले जा रहे हैं। एक केस है जैसे उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उन्नी कृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या रहा कि भाई जो मूल आपका जो एजुकेशन का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, उसको आप लोगों ने देखा कि अब एक कानून बना दिया गया है बकायदा राइट टू एजुकेशन का। और जो इसको आप एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि जो गाइडलाइन आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दी गई थी, नीति निर्देशक तत्व था एक कि भाई ये राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उसको क्या किया? कानून बना दिया गया। ठीक है, और आपको पता है कि सारे स्टेट्स में, हमारे इवन राजस्थान में भी जो है ये कॉन्सेप्ट जो है लिया गया, और सभी छात्रों को आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में 25% जो है सीटें जो है प्राइमरी लेवल्स पे इनके लिए होती है। जो अंडर प्रिविलेज्ड है या जो पिछड़ा जो समाज है, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए ये प्रावधान दिया गया। तो ये मॉडल कहाँ से निकल के आया? ये निकल के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आया, और इसने जगह किसकी ले ली? मूल अधिकार की ले ली। ऐसा कई बार ये हो रहा है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं राइट टू हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये चीज भी गाइडलाइन किसमें दी गई थी? हमारे इसी में दी गई थी, नीति निर्देशक तत्वों में, और इसको लेकर कहाँ पे आ गए हम लोग? मूल अधिकार की श्रेणी में।
तो ये एक नया ट्रेंड जो है अभी सेटल हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों की भी स्थान लेने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि न्यायपालिका का जो हमेशा इसके अंदर एक पॉजिटिव जो है कॉन्सेप्ट रहता है। अब चाहे मैं बात करूं कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बैन करने की बात है, जिससे मुरली देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें पब्लिक प्लेसेस पे धूम्रपान जो है वो दंडनीय अपराध बना दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो ये चीज भी कहां से आई? ये एक स्वच्छ वातावरण देने का, जस्ट टू लिव ह्यूमन पीपल्स विद द ह्यूमन कंडीशंस, एक जो सिंपल सी बात होती है कि सभी लोगों को स्वच्छ पर्यावरण और बिना हानि का माहौल जो दिया जाए, तो ये वहां से एक चीज उठाई गई और इसको मूल अधिकार की श्रेणी में डाल के आर्टिकल 21 में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। और मैंने उस पहले भी आप लोगों से एक बार यही कहा था कि आर्टिकल 21 का जो एक्सपेंशन है वो हुए जा रहा है, कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आए दिन कोई नया मामला इसके अंदर लेकर आता है और वो चलता रहता है। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है ये आप थोड़ा सा समझें कि हाँ, नीति निर्देशक तत्व और हमारे मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों आवश्यक हैं। संविधान में मूल अधिकारों की बहुत बड़ी महत्ता है, हमारे संविधान में बहुत इंपॉर्टेंस है, प्लस नीति निर्देशक तत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप तो देखते हैं कि जब कभी आजकल जो स्कीम्स वगैरह जो गवर्नमेंट जो लेकर आती है उसमें भी कभी बारी कमी आती है, तो लोग डायरेक्ट आजकल तो लोग बड़े अवेयर है ना, तो डायरेक्ट कोर्ट वगैरह में पहुंच जाते हैं एंड दे आस्क फॉर दी रिलीफ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हमको समझनी जरूरी है। देखिए, इसमें कुछ भी आपको रट्टा मारने की या इसको करने की जरूरत नहीं है। मेन थिंग इज दैट कि आप कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे ध्यान देना है। कोई भी, मैं आपको हमेशा एक चीज कहूंगा, कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना तो क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। इसका ओरिजिन कहाँ से आया, इसका पर्पस क्या है, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है, क्या क्या एग्जिस्टिंग लॉज हैं, क्या क्या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं। फिर अगर आपको कोई केस लॉ अगर उसके ऊपर आता है, 2 या 3 केस लिखा अगर आप लिखते हैं, और हमेशा एक चीज ध्यान रखें, गलत केस के हेडिंग्स जो है या टाइटल्स जो है वो कभी भी गलत ना लिखें। कई बार मैं देखता हूँ, देखिए बच्चे रामा वर्सेस कृष्णा, सैमसंग वर्सेस नोकिया, मतलब कई बार उनको लग या तो ये लगता है कि जो सामने जो पेपर चेकर है, एग्जामिनर है, या तो दे थिंक्स कि दे आर फूल, तो उनको हम बना लेंगे ऐसा। लेकिन डोंट डू दैट। अगर आपको किसी केस के फैक्ट्स पता है तो उसके टाइटल पे मत जाइए, आप उसको उदाहरण के तौर पे लिखिए, वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, इंस्टेड कि आप गलत चीज उसमें कोट करें। तो मेरा आपको सजेशन है कि गलत चीज कोट ना करें। हाँ, कॉन्सेप्ट जैसे आप अच्छे से समझ गए कि हाँ क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, उसको कैसे डिवाइड करना चाहिए, कहाँ से ये चीज आई है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वर्थ निरपेक्ष में इसकी क्या, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उसका वैल्यू क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये किस तरह से फ्यूचर में आगे जाए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा अगर हम लोग इस चीज को टेकअप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर उसके बाद ही एक नया पोर्शन जो आता है वो आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारी है, मूल कर्तव्य। क्योंकि संविधान में अगर मूल अधिकार दिए गए हैं तो मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं हमारे। अब मूल कर्तव्य को जहां तक मैं समझता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स को मूल कर्तव्य समझाने की मुझे इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये एक बेसिक गाइडलाइन या बेसिक चीज है बहुत ही। और क्योंकि आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को तो कर्तव्य पता ही होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग हमारे घर में भी रहते हैं, अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी होते हैं, घर में कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है, बड़ों के प्रति भी और बच्चों के प्रति, घर के कार्य के प्रति भी। तो उसी तरह से सेम, अगर हम इस देश में बड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं यहाँ पर, हमने यहाँ के रिसोर्सेस को इतने सालों से हम लोग बचपन से इसके रिसोर्सेस को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो कर्तव्य हमारे मूल कर्तव्यों में दिए गए हैं, और बहुत बेसिक चीजें उसके अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप
का संविधान आपसे कोई बहुत बड़े बलिदान मांग रहा है. ओके, नॉट लाइक दैट. यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज अ मॉडल और आइडियल सिटीजन. आपसे उम्मीद ही की जाती है बिल्कुल आप एक आइडियल सिटीजन की तरह बिहेव करेंगे. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी उसमें नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. आप अपने महापुरुषों की बातें, महापुरुषों को आइडियल्स, अपने टीचर्स, अपने देश की साइंस टेक्नोलॉजी, यहाँ के आइडियल्स, उनको चेरिश करें. आपके राष्ट्रीय ध्वज हैं उनको रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें. पर्व, जो राष्ट्रीय पर्व हैं उनको सम्मान दें. हर चीज जो एक कोई भी कॉमन सेंस वाले व्यक्ति जो सोच सकता है, कोई बहुत ज्यादा होशियार व्यक्ति की अपेक्षा नहीं की जाती. कि रेशनल ब्रेन का, सामान्य बुद्धि के स्तर का व्यक्ति जो चीज सोच सकता है कि हाँ, एक क्या कर्तव्य मेरा होना चाहिए, वही सारे कर्तव्य जो है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए. ठीक है, वही सारी अपेक्षाएं हैं कि हम डिग्निटी, माताओं बहनों को हम लोग इज्जत देंगे, बड़ों को इज्जत देंगे. बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं. तो एज ए लॉ स्टूडेंट आई डोंट फील कि आप लोगों को उसको इतना ज्यादा क्रैम करने की या कुछ करने की जरूरत है. हाँ, लेकिन ये ध्यान रहे, थोड़ा सा ब्रेन जो है ना अपना मीन्स एक सिंपल लेमैन की तरह यूज ना करके थोड़ा एक लॉ स्टूडेंट की तरह यूज करें. हर चीज को लॉ के एस्पेक्ट से देखें. लीगल क्या चीज उसके इंटरप्रिटेशन होते हैं उसमें जाएं और उसके बाद उस चीज को जस्टिफाई करें. तो आई होप कि उसमें भी आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी. तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे. मैंने आपको कल भी कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी क्लास होगी तो जो आप इमरजेंसी प्रोविजंस जो है संविधान में, जो आपातकाल से संबंधित जो नियम दिए गए हैं वो आप एक बारी जरूर पढ़ लें. क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगले मतलब हम लोग जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट वो कवर कर लें. क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी इस साल कोरोना की वजह से क्लासेस लेट स्टार्ट हुई थी और प्रॉब्लम हुई थी, है ना. तो थोड़ा सा अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है. तो आप इमरजेंसी प्रोविजंस कर लें. हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो कंटिन्यूटी जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो तो चलेंगी, साथ में एडिशनली मैं इमरजेंसी प्रोविजंस को भी कवर करवाना चाहता हूँ. तो नेक्स्ट वीक जो है हम इमरजेंसी प्रोविजंस को भी टेक अप कर लेंगे. और थोड़ा सा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना तबीयत का काफी ध्यान रखें. बाहर नहीं निकलें, अभी प्रॉब्लम चल रहा है काफी. कल ही हमारी यूनिवर्सिटी की एक सीनियर प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर निधि राय मैडम, उनका भी देहांत कोरोना की वजह से हो गया है. तो बीमारी थोड़ी सी टिपिकल है. प्लीज आप लोग भी अपने घरों में रहें, सभी बड़ों का और ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.